है और वो कहता है कि हमने इसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की हुई, तो बेटे आप क्या करोगे, एक तो ये मिस्टेक हुई है कि इसे सेल्स के अकाउंट में से निकालोगे, तो सेल्स में से निकालने के लिए मैं साथ साथ इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर दूं। देखो सेल्स में से निकालने के लिए आपने क्या करना है, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो 25,000 से। कमीशन हमारी इनकम बनती है, वो रिकॉर्ड नहीं की, इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, वो भी क्रेडिट कर दो 2500 की। और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हमने उससे रिकवर करवाए हैं वो भी हमारी यहाँ इनकम है, उसको भी क्रेडिट कर दो 1500 से। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है बकाया पैसों का अब यहाँ सस्पेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसकी रीजन क्या है, मिस्टर यासिर के बिहाफ पे हमने चीजें बेची 25,000 की, पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं ना, हमने क्या करना है 25,000 में से अपना कमीशन भी काट लेना है 25,000 माइनस 2500 और अपने खर्चे भी काट लेने, तो 21,000 हमने जो है वो यासिर को पे करना है, तो यासिर पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये कितना बना था 21,000। ठीक है, सोहेब क्लियर हुआ बेटे। और 4 के बाद कहां जाऊं, 5 पे आइए। एन अमाउंट ऑफ 3800 ओड बाय जाहिद एंड कंपनी, अच्छा हम तो अयूब का कर, an amount 3800 owed by Zahid and company for goods supplied was to be adjusted against an amount of 8500 owed to Zahid and company। बेटा ये हमेशा कहा करती हूँ आपको कि owed by Zahid ने भी हमें देने और हमने जाहिद से लेने भी है, हमने उनको देने भी हैं पैसे उनको देने 8500 और उनसे लेने 3800, इनमें से जो कम अमाउंट होगी उसको सेट ऑफ कर लिया जाएगा, उसकी एडजस्टिंग एंट्री डाल दी जाएगी, इन दोनों में से कम अमाउंट है 3800, उस अमाउंट को सेट ऑफ, हमेशा कम को ज्यादा को करोगे तो इसका मतलब है कि देखो भाई मैंने तो आपको देना था 8500 और लेना था आपसे 3800, मैं कितनी बड़ी गलती करूंगी, मैंने अपने देने वाले पैसे जो आपसे लेने वाले पैसे वो तो जो है वो ज्यादा ले लिए और देने वाले कम अमाउंट से वो भी ज्यादा की एडजस्ट कर ली, ये तो मैं बेवकूफी करूंगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कम, देखो फर्ज करो मैंने आपसे 500 लेना है और 1000 आपको देना है, हम कहते हैं ना लेते हैं ना देते हैं, आपका तो 500 का नुकसान हो गया ना, मैंने आपसे 500 लेके खुद में 500 उसमें ऐड करके आपको 1000 वापस करना था, आपको 500 का फायदा देना था, तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए बिगर अमाउंट एडजस्ट नहीं करते, स्मॉलेस्ट जो लोअर वैल्यू जी, इससे पेबल भी कम हो जाएंगे रिसीवेबल आप भी। अपना बेनिफिट या मैं अपना लॉस नहीं इसका रिकॉर्ड करूंगा, मुझे नुकसान हुआ बेटे वो नुकसान तो तब होगा ना, देखो मैंने 3800 जो है ना वो एडजस्ट कर लेने, जो बकाया रकम है वो हमने कैश में एक्सचेंज कर लेनी है, मैंने 500 लेके 1000 आपको देना था, उसमें 500 और डाल के मैंने आपसे कहा आप मुझे 500 ना दो, जो बकाया 500 बचेंगे वो मैं आपको पे कर देती हूँ, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे होती है, ना पे हो तो वो लॉस होता है, वो तो पे हो जानी है, एडजस्ट होनी है बाद मैं पूछ रहा हूँ कि एडजस्टेबल अमाउंट हमने 3800 तो दोनों डेबिट क्रेडिट कर दिए, तो जो बाकी अमाउंट बचेगी उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे जो हमें पे करनी है अभी। अगर वो क्वेश्चन में बता दे कि रिमेनिंग अमाउंट पे हो गई है तो कर देंगे, लेकिन अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए वो बकाया अमाउंट पे हुई है या नहीं पे हुई उसके बारे में जिक्र नहीं करता, कैसे छोड़ देंगे? हाँ वो फिर छोड़ देंगे, बस एडजस्टिंग एंट्री डाल लेंगे वो सेट ऑफ की, पेएबल को डेबिट करके कम कर दो, रिसीवेबल को क्रेडिट करके कम कर दो। जी, और मैम 9th एंट्री। अच्छा 9th एंट्री की तरफ चलते हैं। Ayub brother maintains an allowance of 5% of the gross amount of receivable। बेटे इन तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज में जहां जहां पे भी रिसीवेबल्स आ रहे होंगे, कहीं डेबिट हो रहे होंगे कहीं क्रेडिट हो रहे होंगे, जहां डेबिट मैम हो रहे हैं रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा है, जहां क्रेडिट हो रहे हैं रिसीवेबल का बैलेंस कम हो रहा है, आप उनको नेट ऑफ कर लो, मैम किया मैंने -44,400 है, तो तो बस उन्होंने उसका 5%। मैम माइनस वाली अमाउंट का क्यों ले रहे हैं 5%? माइनस आ रहा वो है तो इसका हमारे मतलब माइनस आ रहा है ना, कोई बात नहीं, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, माइनस का मतलब है कि रिसीवेबल की अमाउंट कम हो रही है, तो जब रिसीवेबल्स कम होंगे डेफिनेटली प्रोविजन भी कम हो जाएगी, आप उसका 5% लो कितना बनता है 400 आप बोल रहे हो, इसका 5% बनता 200। है, आपने 220 से अपने अलाउंस को कम कर लो, और अलाउंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, अलाउंस डेबिट बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो ये बताइए। माइनस वाली अमाउंट ने कंफ्यूज किया। अच्छा और इसके अलावा, और वो आपने एमसीक्यूज दिए थे, हाँ बिल्कुल दिए थे, वो एमसीक्यूज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
पूछिए, चले आज अपने प्रॉब्लम्स पूछ लो, फिर मैं आगे नया क्वेश्चन भी कराना है। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर किस पे जाऊं? नंबर 2 पे। चलें एमसीक्यू नंबर 2 पे आ जाते हैं। For the year ended 31st December 2018, अहमद का रॉन्ग प्रॉफिट है 15,500। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इफेक्ट बताना है। इट वाज फर्दर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ 5,000। ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड एज डेबिट रिपेयर अकाउंट एंड क्रेडिट द कैश अकाउंट। देखो बेटे, इक्विपमेंट परचेज किया था, नॉन करंट एसेट को डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब एक्सपेंस को डेबिट करके प्रॉफिट को कम कर दिया। जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी, रिपेयर को क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि ये एक्सपेंस है ही नहीं था, तो एक्सपेंस को मैं क्रेडिट कर दूंगी और इक्विपमेंट को डेबिट कर दूंगी। तो जब एक्सपेंस क्रेडिट होगा, एक्सपेंस के बैलेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो 5,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड इट इज द पॉलिसी टू डेप्रिशिएट द इक्विपमेंट एट 10%। और जब इक्विपमेंट में 5,000 आपने ऐड ही नहीं किया नॉन करंट एसेट में, देन डेफिनेटली आपने उसको डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा। तो अब जब मैं 5,000 इक्विपमेंट में ऐड करूंगी, तो उसको डेप्रिशिएट भी करूंगी 10%। तो जब मैं डेप्रिसिएशन 10% लूंगी, 500 वो मेरा एक्सपेंस बनेगा। अब जो एक्सपेंस है वो मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। इसका मतलब है कि 5,000 की करेक्शन की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और 500 की वजह से प्रॉफिट कम होगा, तो अल्टीमेटली 4,500 से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बनते हैं सी और डी में से कौन सा है? सी, क्योंकि उसमें इंक्रीज लिखा हुआ है। और मैम एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12, A suspense account was opened when a trial balance failed to agree. The following errors were discovered. बताना क्या? At what amount the suspense account should be shown in the trial balance in order to make the trial balance agree. Trial balance को agree करने के लिए आपको suspense account कितने से open करना पड़ेगा? तो जनाब उसके लिए आपने देखो बेटे, हमेशा एक बात याद रखनी है, suspense account का कोई भी closing balance नहीं होता, opening balance ही हुआ करता है। आपने इन errors को rectify करना है। rectification कर लेने के बाद उसे suspense account में transfer करोगे, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और मैं साथ में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देती हूँ। कहता है एक इलेक्ट्रिक बिल था 620 का, हैड बीन रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट एज 250। आपने एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया, कितने से कम रिकॉर्ड किया? 620 माइनस 250। आपने एक्सपेंसेस को कम रिकॉर्ड किया। अब मैं क्या करूंगी? एक्सपेंसेस को जितने से कम रिकॉर्ड किया उतने से ज्यादा रिकॉर्ड करूंगी, तो एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, और सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और ये बेटे कितने से था? 370 से। ये एंट्री पास की। आफ्टर देन डिस्काउंट अलाउड था 200 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया। अब मैं उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री में उसको डेबिट कर दूंगी। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड गलती से क्या हो गया था? क्रेडिट, उसको सही करने के लिए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड भी डेबिट, और क्रेडिट हम करेंगे बेटे सस्पेंस अकाउंट को, और कितनी अमाउंट से? 400 से। फिर उसके बाद इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया था, तो वो बेटे हमारी इनकम थी, इनकम को क्रेडिट होना चाहिए और बैंक को डेबिट होना चाहिए था। बैंक को डेबिट कर दिया, इनकम को क्रेडिट नहीं किया, तो इनकम को हम क्रेडिट कर देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, और डेबिट में हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट है जनाब हमारे पास हाउ मच? 450। अब जनाब अभी देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या बनता है। अब देखो मैंने सस्पेंस का अकाउंट ओपन करना है। सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करूंगी, 370 की अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी एक्सपेंस की वजह से, और डिस्काउंट की वजह से भी सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 400 से, और यहाँ इंटरेस्ट की वजह से डेबिट हो रहा है 450 से। तो जनाब 370 प्लस 400 माइनस 450, ये मेरे पास बनता है, डिफरेंस आता है 320 का, और डेबिट साइड पे आ रहा है। और जो भी बैलेंस आएगा ये सस्पेंस का बिगिनिंग बैलेंस होता है, और बिगिनिंग बैलेंस जिस साइड पे हो वही उसका बिहेवियर होता है। तो जनाब 320 डेबिट साइड पे आ रहा है, डेबिट बिहेवियर है।
मैं यही आ रहा था, मैं ये क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा था। नहीं क्लोजिंग उसका कोई होता ही नहीं है बेटे। और ये गलती बस इतने ही किए थे अभी मैंने। चलें, गुड, बहुत अच्छी बात है सोहेब। हाँ जी बेटा अतीब, आपको भी मैंने अनम्यूट किया था, कुछ पूछना चाह रहे थे? चलें, बाकी किसी स्टूडेंट ने पूछना हो, क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हामिद को पूछना, जी हामिद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ बेटे, बस ये क्वेश्चन निकाल लूं। हामिद दोबारा से, हामिद बेटे दोबारा से। मैम इसकी ना एक बार सेकंड एंट्री करवा दीजिएगा। किसकी? इसी की जो प्रैक्टिस नंबर 6 दिया था आपने 342। अच्छा ठीक है बेटा, चलो उसका सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या पूछा हुआ है? गुड्स इनवॉइस 4600 वाज रिटर्न बाय कस्टमर। सेल्स रिटर्न्स थी, तो सेल्स रिटर्न्स को डेबिट होना चाहिए, कस्टमर रिसीवेबल को क्रेडिट होना चाहिए था 4600 से। इन्होंने क्या किया, इट वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। लो, इन्होंने सेल्स रिटर्न की बुक में उसकी एंट्री ही नहीं की। इसका मतलब सेल्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डेबिट ना क्रेडिट। तो पहले तो सेल्स रिटर्न के तौर पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, बाद में जो उन्होंने गलती की है उसको रेक्टिफाई करते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं की, मैं अब पास करूंगी। सेल्स रिटर्न्स डेबिट, और बेटे रिसीवेबल को हम क्रेडिट किया करते हैं। ये उन्होंने एंट्री पास नहीं की थी, हमने कर दी। और ये अमाउंट थी जनाब 4600 की, लीजिए 4600 से मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। आफ्टर देन गलती क्या हुई, वो कहता है कि परचेज बुक में कर दिया। इसका मतलब उन्होंने परचेजेस को डेबिट और पेएबल क्रेडिटर को क्रेडिट, लेकिन उसमें एक और गलती की, क्रेडिटर को क्रेडिट तो किया, वो भी गलत अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये परचेजेस की तो एंट्री ही नहीं थी, परचेजेस की एंट्री को रिवर्स करके कैंसिल कर दो। परचेजेस को मैं रिवर्स करके कैसे कैंसिल करूंगी? परचेजेस की नॉर्मल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो अब आपने क्या करना है, जब रिवर्स करना है पेएबल अकाउंट को डेबिट करना है और परचेजेस को क्रेडिट करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, परचेजेस को तो उन्होंने 4600 से ही डेबिट किया था, इसलिए करेक्शन के टाइम में वो 4600 से ही क्रेडिट होगा। लेकिन जो पेएबल से उन्होंने उन्हें 6400 से क्रेडिट किया था, तो मैंने 6400 से डेबिट करके करेक्ट करना। अब इसमें डेबिट क्रेडिट की अमाउंट इक्वल नहीं है, सो मैंने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है डिफरेंस की अमाउंट। और वो डिफरेंस की अमाउंट हमारे पास बनती है जनाब 6400 माइनस 4600, 1800। मैम ये ना जो मिस्टर फवाद वाला है ना क्वेश्चन नंबर 5, इसकी एंट्री है 6 और इसकी एंट्री, इन दोनों में जरा डिफरेंस बताइएगा। दोबारा एंट्री बताओ, सेम है कहाँ दोनों जाऊं, की। कहाँ जाऊं? मैम मिस्टर ये फवाद प्रैक्टिस का, को, ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें 5, कौन सी एंट्री? उसमें एंट्री नंबर है 6। गुड्स इनवॉइस 4600 वर रिटर्न बाय अ डेटर। डेटर ने वापस किया। उसमें पता क्या नहीं, सेम नहीं है। उसमें एक तो उन्होंने ये किया कि परचेज बुक में एंट्री कर दी, लेकिन परचेज बुक में एंट्री करते वक्त परचेज को तो डेबिट किया, क्रेडिट क्रेडिटर को नहीं किया, डेटर के अकाउंट को क्रेडिट किया। और इसमें क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट किया। डेटर और क्रेडिटर का फर्क है। ठीक है, और मैम ये 8 भी करवा दीजिएगा इसी की। इसकी है जो 8 गुड्स इनवॉइस 23,000 की। यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, ये भी करा देती हूँ। गुड्स इनवॉइस्ड 23,000 हमने और चीजें बेची थी, और हामिद खान ने, हामिद साहब आपने गलत किया, हमें गुड्स वापस कर दी। वर एंटर्ड इन, लो इसमें भी देखो सेम वही गलती है, सेल्स रिटर्न्स थी, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट 23,000 और रिसीवेबल क्रेडिट 23,000, एक तो ये करेंगे। अब दूसरी इन्होंने गलती क्या की, परचेज डे बुक में एंटर कर दिया। अब परचेजेस की तो ये एंट्री नहीं थी, इन्होंने परचेजेस को डेबिट किया होगा, हम परचेजेस को 23,000 से करेक्ट करेंगे, करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और ऊपर से जो पार्टी थी, पेबल की पार्टी थी, वो भी हमाद खान के नाम से आपने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया, वो भी 32,000 से। तो पेबल जो हमाद खान का है वो मैं 32,000 से डेबिट करूंगी, तो जो डिफरेंस है 23 माइनस 32 का,
32 माइनस 23 का जो डिफरेंस 9000 है वो मेरे सस्पेंस अकाउंट में आएगा। यस मैम। हम इसकी एंट्री आप एक बार पास कर देंगे यहाँ पे। हाँ मैं अभी पास करती हूँ, तो सेम यही एंट्रीज होंगी, ये देखो सिर्फ अमाउंट चेंज है। कितनी थी सेल्स रिटर्न्स की अमाउंट? 23,000। उन्होंने परचेजेस में डाल दिया था 23,000 और पेबल्स में डाल दिया था, और पार्टी का नाम क्या था जिसमें डाला था? हमाद खान। नहीं, उसको क्या था 32,000। अब जो इसका डिफरेंस है वो आया था 9,000 वो सस्पेंस अकाउंट में। हाँ जी क्लियर है? यस मैम अब क्लियर है। क्लियर है, चलो शाबाश। हाँ मैम जी ये ना बाकी कुछ किस एमसीक्यूज हैं। चलो एमसीक्यूज पूछो। चलो यार तो मुझे खुशी हो रही है, बहुत सारे बच्चों ने एमसीक्यूज किए जी। मैम एमसीक्यू नंबर 3 पे आ जाएगा ये ना, जब इसका जो किस पे डी आऊं, किस पे ऑप्शन है आऊं? एमसीक्यू नंबर 3, ठीक है ओके। इसका जो ये जो डी ऑप्शन दिया होगा ना इसमें जरा इशू आ रहा है, बनता तो विच ऑफ द यही है फॉलोइंग लेकिन एरर्स विल रिक्वायर क्रिएटिंग अ सस्पेंस अकाउंट? इसमें से कहाँ आएगा? डी में आ रहा है। पेटी कैश एक्सपेंस जी ऑफ 500 वर ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ जी इसमें क्या गलती हुई है? जब उसने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर ही दिया है पेटी कैश तो एक्सपेंस की फिर एंट्री क्या एक्सपेंस होनी तो हमारा चाहिए थी डेबिट बेटे? है। हाँ लेकिन उसमें कहा है ओनली, एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया। जी ठीक है, एक तो एक्सपेंस को डेबिट करो, दूसरा बैंक अकाउंट तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। ये तो पेटी कैश एक्सपेंस है, पेटी कैश को क्रेडिट होना चाहिए था। उसको तो भी डेबिट बैंक कर भी देना बैंक डेबिट, को। पेटी कैश एक्सपेंस भी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। यस मैम। और बेटे मैम एमसीक्यूज नंबर ना 17 पे आइएगा। एमसीक्यू नंबर 17 पे जी बेटे। मैम ये करवाइएगा जरा। इसमें रिटर्न ना इनवर्ड था, हाँ मैं समझ गई, ठीक है बेटे। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं? वे हमारी से रिटर्न सेज रिटर्न को बोलते हैं ना। सेज रिटर्न डेबिट होती है कि क्रेडिट? डेबिट होती है ना। डेबिट। तो सेज रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, इन्होंने कैरेज इनवर्ड, ये भी डेबिट होता है, एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर दिया। अब सेज रिटर्न्स को डेबिट करो, कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट करो। अब बाय चांस ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट है, जी एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, एक की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है और दूसरे एलिमेंट की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो रेक्टिफिकेशन के बाद भी इस एरर की रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होना। जी वो तो जीरो हो जाएगा। मैम ये हाँ वो कैरेज इनवर्ड में पूछना असल में था ये कि एक्सपेंस होता कौन सा है। जब हम आइटम्स परचेज करते हैं ये परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, जिन एक्सपेंसेस के साथ भी इनवर्ड या इन लिखा हुआ होता है तो वो जी परचेजेस एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस, और जिनके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ या आउटवर्ड लिखा हुआ होता है वो आपके सेलिंग एक्सपेंस हुआ करते हैं। यस मैम। तो मैम ये एमसीक्यू नंबर 18 करवा दें। A suspense account was opened when a trial balance failed to agree. The following errors were discovered. At what amount the suspense account should be shown in the same? वैसे ही बेटे आपने तमाम एरर्स को रेक्टिफाई करना है और सस्पेंस अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। बेटे बाकी स्टूडेंट भी कोशिश किया करें, प्रैक्टिस जब तक खुद नहीं करोगे काउंटिंग नहीं आएगी। क्लास में पढ़ते हुए ये सुनते हुए लगता है कि हमें खुद आता है, लेकिन जब खुद बैठो लिखने बैठो फिर पता चलता है कहाँ कहाँ जो है किन किन पॉइंट्स पे आपकी ग्रिप लूज है। सस्पेंस अ पेमेंट ऑफ 5,000 टू सप्लायर, पेमेंट की थी सप्लायर को, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सप्लायर अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था और कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब कंट्रोल अकाउंट को तो पेमेंट के टाइम में डेबिट होना चाहिए था, पेएबल के कंट्रोल अकाउंट को, तो इन्होंने कर दिया क्रेडिट। अब हम डबल अमाउंट से पेएबल को डेबिट करेंगे। पेबल अकाउंट डेबिट होगा और सिर्फ एक अकाउंट की मिस्टेक थी, इसलिए बेटा जी हम सस्पेंस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे और इसकी डबल अमाउंट हमारे पास क्या बनती है जनाब? 10,000 हो गया। रिटर्न आउटवर्ड होता है, आपकी परचेज रिटर्न्स होती है,
और परचेज रिटर्न्स की हम एंट्री क्या पास करते हैं, परचेजेस डेबिट होती हैं, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट और पेएबल डेबिट होते हैं। लेकिन इन्होंने रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करने की बजाय रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर दिया। अब दोनों को क्रेडिट करेंगे, रिटर्न इनवर्ड भी, क्योंकि वो गलती से डेबिट हो गया था जबकि इनवर्ट की ये ट्रांजैक्शन थी नहीं, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट 400 से रिटर्न इनवर्ड भी क्रेडिट और रिटर्न आउटवर्ड भी क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 800 से। अच्छा, बाकी स्टूडेंट भी बेटा सुन लें, ग्रुप में आप लोगों ने देख लिया होगा, टेस्ट अनाउंस किया है 2 चैप्टर्स का। यस मैम, ठीक है, और वो सैटरडे का है, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 संडे का किया है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स। तो वो बेटे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रिवाइज कर लो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा देना आपने। जी जनाब, नेक्स्ट में चलते हैं। नहीं वो सैटरडे ही है, सैटरडे है ना, क्योंकि संडे में कौन कंडक्ट करेगा ना। नहीं पहले हुए थे ना संडे ऑनलाइन में। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटे। पेमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड by 1000 was only credited to बैंक अकाउंट। पेटी कैश के लिए पैसे निकलवाए हैं बैंक से, तो पेटी कैश को डेबिट होना चाहिए था, बैंक को क्रेडिट होना चाहिए। बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन पेटी कैश को डेबिट नहीं किया, तो पेटी कैश को डेबिट कर देते हैं। बैंक से पैसे निकलवाए थे पेटी कैशियर को देने के लिए, तो उसमें पेटी कैश को डेबिट होना चाहिए। बैंक से पैसे निकलवाए थे, बैंक का बैलेंस कम हुआ था, उसे क्रेडिट होना चाहिए था, तो बैंक को तो उन्होंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन पेटी कैश में उसका इफेक्ट देना भूल गए, और इसकी अमाउंट बनती है 1000। अब बेटा जी हम सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट 10,000 से क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट 800 से डेबिट, 1000 से क्रेडिट। अभी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है जनाब। 11,000 माइनस 800, या तो 10,200 इसका ब्रॉड डाउन। ओके हो गया बेटा। मैम लास्ट बात बस ये पूछनी है हाँ कि जी, एमसीक्यू नंबर 30 में ना ये जो कैरेज अकाउंट है इसको क्रेडिट करना है। एमसीक्यू नंबर 30 में चली जाऊं। यस हाँ जी, पूछें। मैम Which इसमें of the ना ये जो following account will be affected while rectifying the error of carriage paid 50,000 for the newly purchased machinery mistakenly debited to। हाँ, इसमें देखो बेटे नॉन करंट एसेट खरीदा था। नॉन करंट एसेट को जब हम परचेज करते हैं, उसके जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको यूज करने से पहले के, वो हम एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते, नॉन करंट एसेट को ही डेबिट करते हैं। नो डाउट ये कैरेज का खर्चा है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता ना कि आपने इन्वेंट्री परचेज किया, फिर कैरेज का एक्सपेंस हम अलग और परचेजेस का एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब नॉन करंट एसेट परचेज किए जाते हैं, उनको यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। कैपिटलाइज होने का मतलब है नॉन करंट एसेट के अकाउंट में जाते हैं। तो मशीनरी को डेबिट होना चाहिए, कैरेज को डेबिट कर दिया। अब कैरेज को क्रेडिट करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे। तो ये दोनों से एक्सपेंस में जाएंगे। यस, मशीन अकाउंट डेबिट, नॉन करंट एसेट, और कैरेज अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। अच्छा बेटे, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने कुछ पूछना हो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। कुछ नहीं पूछना, चलें जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, हम ये सॉल्व करेंगे। इसमें भी बहुत सारे उसने एरर्स दिए हमें, इसमें सही वाला प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना और रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी हमें पास करनी है। तो चलो जल्दी जल्दी से इसको पढ़ते हैं और साथ साथ हम इसे सॉल्व करते हैं। अलीम बेटा, अब कल के लेक्चर में मुझे वो फिर, अब मैं आज कोई और क्वेश्चन करा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं, कल। अब मैं कोई और क्वेश्चन करा रही हूँ। अच्छा बेटे, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है मिस्टर रेहान, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। While closing his books on 30th June 2013, Mr. Rehan identified a difference in the trial balance which he kept in a suspense account. He prepared his profit and loss account on the basis of this trial balance. अब उन्होंने जनाब उस ट्रायल बैलेंस की बेस पे प्रॉफिट जो निकाला है, डेफिनेटली वो रॉन्ग होगा 679,000 का। अब हमने रेक्टिफिकेशन भी करनी है और साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी करेक्ट करना है, तो एक एक एरर पढ़ते चले जाते हैं, उसको हम रेक्टिफाई करते चले जाएंगे। चलें जनाब,
एरर नंबर 1, एक चेक था 25,000 का, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री, has been paid into the proprietor's personal bank account and has not been recorded in the books, and no entry has been passed in respect of the loss. अब कुछ इन्वेंट्री के आइटम्स थे, लॉस हो गया, उनका लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया। अब इन्वेंट्री के लॉस को कैसे रिकॉर्ड करें? क्या सीखा हुआ है हमने जनाब? ये सीखा हुआ है कि पीरियोडिक सिस्टम में जब भी इन्वेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट चली जाती है, हम अपनी परचेजेस को डिक्रीज कर लेते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो जनाब लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करें जनाब? बिजनेस में पैसे आए, कहीं से भी पैसे आए, ऑनर को जरूरत थी, उसने वो जो चेक इंश्योरेंस कंपनी से आया था वो उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा करवा लिए। सिंपल, ऑनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये क्या है? ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग्स को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ड्राइंग्स को डेबिट करके रिकॉर्ड करेंगे और लॉसेस के अंगेंस्ट में हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास बनती है बेटे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएंगे। 25,000 जनाब इसके प्रॉफिट पे हम इफेक्ट देते चले जाएंगे। रॉन्ग प्रॉफिट हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 6,79,000। अब देखिए इस एंट्री को प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ड्राइंग्स आपका बैलेंस शीट आइटम है, ना तो रेवेन्यू है ना ही एक्सपेंस है, इसका कोई भी इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट पे नहीं होगा। परचेजेस हमारा ये एक्सपेंस है और वो क्रेडिट हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस जब क्रेडिट होते हैं वो एक्सपेंसेस को कम करते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, इसे रॉन्ग प्रॉफिट में ऐड कर देना है 25,000। अब जिस तरह लॉजिकली मैं आपको बताती हूँ, समटाइम ये चीजें स्टूडेंट लाइफ में अगर समझ आ जाएं जल्दी भूल जाती हैं या लॉजिकली समझ नहीं आती, तो चलो एक टिप मैं आपको दे देती हूँ। और वो क्या है? और वो टिप ये है कि बेटे इनकम स्टेटमेंट के जितने भी एलिमेंट्स आपकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में आ रहे हों उनको स्टेप नंबर 1 में हाईलाइट कर लो। अगर इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें आती हैं? दो ही चीजें होती हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो अगर ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट हो रहे हैं, ये प्रॉफिट को कम करेंगे, माइनस कर दीजिएगा। चाहे वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, डेबिट अगर हो रहे हो। क्यों? अगर वो डेबिट हो रहे होंगे, अगर एक्सपेंस हुआ तो वो एक्सपेंस को बढ़ा रहा होगा, प्रॉफिट को कम हो रहा कर रहा होगा। अगर रेवेन्यू डेबिट हो रहा होगा, रेवेन्यू डेबिट होने का मतलब ये है कि रेवेन्यू कम हो रहा है, और रेवेन्यू कम हो तो तब भी प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट जितने भी हेड्स होते हैं आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के, बेटे अगर ये डेबिट हो रहे होंगे, चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, वो प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं, इसलिए उसको आपने माइनस कर देना है। और अगर वो एलिमेंट क्रेडिट हो रहे हों तो वो प्रॉफिट को बढ़ाते उनको आपने ऐड कर देना है, जिस तरह मैंने यहाँ परचेजेस को किया। इनकम स्टेटमेंट का हेड है, एक्सपेंस है, क्रेडिट हो रहा है, ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा, मैंने ऐड कर दिया। तो ये टिप जहन में रह जाए, ये रखिएगा। अदरवाइज लॉजिकली बात ये है कि जनाब परचेज आपका एक्सपेंस है, ये क्रेडिट होकर एक्सपेंस को कम कर रहा है और प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। तो जनाब ये एरर नंबर 1 हो गया। उसके बाद 2 की तरफ चलते हैं। बिल रिसीव हुआ था एबीसी फर्निशिंग से, और बिल हमें रिसीव हुआ 1 जुलाई 2013 को। इसका मतलब है कि जनाब फॉर द रिपेयर टू फर्नीचर हमने काम पहले करवा लिया था, पेमेंट नहीं अभी की थी, क्योंकि बिल आना था तो पेमेंट करनी थी ना। तो ये हमारा एक्सपेंस तो था लेकिन पेएबल एक्सपेंस था। तो हम जून के मंथ की रेक्टिफिकेशन करें, नेक्स्ट मंथ में हमें बिल आ रहा है। चलो खैर, किस चीज का बिल था? रिपेयर टू फर्नीचर का बिल था 3,000 का, और न्यू फर्नीचर इसके अलावा आपने परचेज किया था 10,000 का। ठीक है, आपसे मिस्टेक क्या हुई? आपने इन दोनों, ना तो रिपेयर को रिकॉर्ड किया, रिपेयर एक एक्सपेंस है उसे डेबिट होकर रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने उसको डेबिट भी नहीं किया। फर्नीचर खरीदा था 10,000, ना उसको डेबिट किया, उल्टा क्या किया, इनको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और वो भी 11,000 से। तो बेटे अगर परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया 11,000 में, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट परचेजेस की एंट्री कर दी, आपने परचेजेस को डेबिट और पेएबल को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करोगे जनाब? रिवर्स एंट्री डालोगे, पेएबल को डेबिट करो 11,000 से, और उसमें क्या कहते हैं परचेजेस को क्रेडिट करोगे। तो चलिए जनाब, पहले जो एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री करते हैं, और फिर जो रॉन्ग एंट्री हुई उसे कैंसिल करते हैं।
रिपेयर का एक्सपेंस था, दैट शुड बी डेबिट विथ 3000। रिपेयर का एक्सपेंस हुआ था 3000 का, उससे डेबिट होना चाहिए था। और इसके अलावा जनाब हमने फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, उसे भी डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देते हैं। बिल बाद में आया, इसका मतलब ये दोनों सर्विसेज जो थी हमारी ऑन अकाउंट थी, इसलिए पेएबल अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से जनाब? 13,000 से। ये एंट्री नहीं हुई, हमने कर दी। उल्टा उन्होंने क्या किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब परचेजेस को डेबिट और पेएबल को उन्होंने क्रेडिट किया। अब हम रिवर्स एंट्री डालेंगे, पेएबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि रॉन्ग एंट्री कैंसिल हो जाए। और कितनी अमाउंट से? और वो भी 11,000 की अमाउंट से। लीजिए, हमने इसको करेक्ट किया। अब नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व हो गया, डेफिनेटली उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी इफेक्ट होगा। तो डेप्रिसिएशन को हम कैसे करें? जब हमने फर्नीचर के अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर नहीं किया, देन डेफिनेटली डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा। तो अब हम उसे डेप्रिशिएट कर लेंगे। 10,000 पे 10%, 1,000। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को। और 10,000 का उसका 10% बनेगी। तो इनको बाइंड कर, ये है कि वैसे होती है कि जितनी जितनी बात समझ में आ रही है उतनी उतनी रेक्टिफिकेशन करते चले जाओ अलग अलग एंट्रीज में, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो रिपेयर एक्सपेंस का था 3,000 का एक्सपेंस था, फर्नीचर खरीदा था 10,000, दोनों सर्विसेज ऑन अकाउंट थी, पेमेंट नहीं हुई थी। मुझे कैसे मालूम हुआ? जून के मंथ के ये एक्सपेंसेस हैं, बिल आपको जुलाई में आ रहा है, तो इसका मतलब है जब बिल आया होगा नेक्स्ट मंथ में जाके हमने पेमेंट की होगी। जून तक ये हमारी उधार की सर्विसेज थी, तो पेबल को क्रेडिट होना चाहिए था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और ऊपर से उन्होंने मिस्टेक क्या की, उसे परचेज डे बुक में एज क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड कर दिया। तो क्रेडिट परचेजेस की मैंने रेक्टिफिकेशन कर दी रिवर्स एंट्री पास करके। अब नॉन करंट एसेट के अकाउंट में 10,000 क्योंकि आ रहा है, अब आ रहा है, तो अब डेप्रिशिएट भी होगा। और इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। लीजिए, मैंने वो भी कर दिया। अब प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। रिपेयर एक्सपेंस 3,000 से डेबिट है। एक्सपेंस जब डेबिट हो तो जनाब उसका बैलेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, इसलिए मैंने रिपेयर एक्सपेंस को माइनस कर देना है। और वैसे भी अगर ये लॉजिक भूल जाए तो मैंने ट्रिक क्या बताया कि जनाब इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट हेड्स जब भी डेबिट होते हैं वो प्रॉफिट को कम करते हैं। समी खान दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ऊपर जो ड्राइंग हो रही है वो भी हमारा एक्सपेंस नहीं है? नहीं बेटे, वो ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, वो बैलेंस शीट आइटम है, इनकम स्टेटमेंट आइटम नहीं है। हमारा नॉन करंट एसेट अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता, पेएबल लायबिलिटी है, प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। उससे अगली एंट्री में आइए, पेएबल 11,000 से डेबिट है, पेएबल बैलेंस शीट आइटम है, प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। परचेजेस ये इनकम स्टेटमेंट का हेड है, क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट को बढ़ाएंगी, इसलिए मैंने इनको ऐड कर देना है 11,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट को कम करेगा, 1,000 से मैंने कम कर दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम है, नेगेटिव एसेट है, इसका कोई भी प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो ये हमने सेकेंड एरर भी रेक्टिफाई कर लिया। उसके बाद जनाब नेक्स्ट में चलते हैं। फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स एट ₹5,000 was sold on 1st July 2013। नॉन करंट एसेट की सेल से रेलिवेंट हमेशा ये हर क्वेश्चन में एरर देता है, और मेरा ख्याल है अब काफी वेल फैमिलियर हो गए होंगे आप लोग कि बेटे जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होती है, और एसेट पे प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड होता है, उसकी सेल प्राइस को भी हम डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं, और जो एसेट सेल हो रहा होता है उसे कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ मिस्टेक क्या हुई। फर्नीचर जिसकी बुक्स में वैल्यू थी 5,000, ठीक है,
और वो आपने सेल किया 1 जुलाई 2013 फॉर ₹2750 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 8750 एंड द नेट इनवॉइस ऑफ 6000 वाज पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। लीजिए जनाब। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें पहली बात ये कि एसेट की रिप्लेसमेंट है। पुराना एसेट बेचकर नया एसेट आप खरीद रहे हो। जो नया एसेट हम खरीद रहे होते हैं उसे कॉस्ट प्राइस से डेबिट करते हैं, जो पुराना एसेट बेच रहे होते हैं उसे बेटे हम कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करते हैं। तो उन्होंने फर्नीचर को ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, उल्टा उसे परचेज डे बुक में 6000 को रिकॉर्ड कर लिया और वो गलत किया। अब ये देखो, इसको रेक्टिफाई करते हैं। फर्नीचर अकाउंट एक दफा डेबिट होगा क्योंकि एक नया एसेट आप परचेज कर रहे हो न्यू एसेट के लिए, और एक दफा क्रेडिट होगा ओल्ड एसेट के साथ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जरा गौर कीजिएगा, वो जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी हुई कि वो हमने कितना खरीदा था। हाँ, ये बताया कि जिस टाइम आप बेच रहे हो उस टाइम उसकी बुक वैल्यू क्या थी। तो अब यहाँ पे मजबूरी ये है कि जो हम पुराना एसेट बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई। और जब भी ऐसा इशू हो कि कॉस्ट प्राइस हमें ना दी जाए बल्कि बुक वैल्यू दी जाए, उस सिचुएशन में फिर आप अपने जो पुराना एसेट होता है उसको क्रेडिट तो करना है क्योंकि वो बिक रहा है, हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट तो होना है। तो उसे कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करने की बजाय हमें उसे बुक वैल्यू से क्रेडिट करना पड़ेगा। एक तो ये चेंज आएगी। हम उसे कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करना चाहिए लेकिन कॉस्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो क्या करें अब? तो हमें उसे बुक वैल्यू से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। एक तो ये चेंज, ये देखो मैं आपको के सामने उसको बुक वैल्यू से क्रेडिट करती हूँ 5000 से। अब जब बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है, इन दैट केस वो क्वेश्चन में हमें उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं देगा। क्यों? इसलिए उसने बुक वैल्यू आती कैसे है? कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है ना बेटे। तो उसने माइनस करके हमें दे दी हुई। ऐसी सिचुएशन में फिर आप अपने एसेट को बुक वैल्यू से क्रेडिट करोगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपको डेबिट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज जब नॉन करंट एसेट सेल करते हैं, जिस एसेट को हम बेच रहे होते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करते हैं डिस्पोजल की एंट्री में, सेल करने की एंट्री में, या नहीं डेबिट होगा क्योंकि जो एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि उसकी डायरेक्टली उसने बुक वैल्यू दे दी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डिस्पोजल की एंट्री पास करोगे, आपने ओल्ड एसेट को बुक वैल्यू से क्रेडिट करना और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करना। ओके जी, ये बात हो गई। अब जो आपका बेटा जी न्यू फर्नीचर था उसकी कॉस्ट थी 8750, उसकी तो कॉस्ट डेबिट करें, कर दिया। अब 5000 का एसेट आप कितने में दे रहे हो? ये जो उसने वैल्यू दी हुई ना पार्ट एक्सचेंज की, ये वैल्यू होती है, पार्ट एक्सचेंज की वैल्यू जो होती है ये ओल्ड एसेट की सेल प्राइस है। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, पार्ट एक्सचेंज होता कैसे? पार्ट एक्सचेंज कहते किसको है? आप पुराना एसेट देके नया एसेट ले रहे हो। अब जो नया एसेट है उसकी 8750 रुपए वैल्यू है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे आप कर रहे हो? 2750 का पुराना एसेट दे रहे हो, जो बकाया 6000 आपके पास है वो आपने उसको कैश में पे करना, भी पे नहीं किया क्योंकि उसका बिल भी नेक्स्ट मंथ में 1 जुलाई को वो कह रहा आ रहा है। तो हमने नया एसेट खरीदेंगे कैसे? उसकी टोटल कॉस्ट जो हमने पैसे अदा करने हैं उसके, वो 8750 उसकी कॉस्ट है, लेकिन उसकी हम पेमेंट कैसे करें? 6000 हम उसको कैश में पे करेंगे और जो 2750 है उस वैल्यू का हमने उसे पुराना एसेट दे दिया कि ये लो भाई पुराना एसेट रख लो। वो मार्केट में बेचते तो जब भी 2750 का बिकना था हमने आपको बेच दिया, तो हमने 2750 उसे कैश देने की बजाय पुराना एसेट इतनी वैल्यू का दे दिया। तो ओके हो गया। अब 6000 हमने उसको देना था और वो 6000 से पेएबल को जो है वो हमें क्रेडिट करना था। अब आगे पढ़ते हैं, कहां की ट्रांजैक्शन? हाँ जी, 5000 का एसेट आप 2750 में जब बेचोगे, पुराने एसेट की वैल्यू थी 5000 और आप उसे बेच रहे हो 2750 में, तो 2250 का हमें लॉस हो रहा है। और ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं लॉस भी रिकॉर्ड कर लूं जल्दी से। और लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट करके।
2250 से लॉस को डेबिट कर दिया। अब अगली बात देखें, आगे उसने कहा परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, उन्होंने परचेजेस को डेबिट किया होगा और पेएबल को क्रेडिट किया होगा। कितने से वो कह रहा है क्रेडिट किया होगा, जितने से परचेजेस को डेबिट किया होगा। परचेज डे बुक में वो कहता है 6000 को आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसका मतलब है कि जनाब पेएबल को तो हमने भी क्रेडिट करना था, क्योंकि नए एसेट की वैल्यू है 8750, उसमें 2750 तो समझे आपने दे दिया, 6000 आपने देना, आपने पेएबल को क्रेडिट करना था, लेकिन उन्होंने क्रेडिट कर दिया हुआ, अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट नहीं करेंगे। हाँ, परचेजेस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, उन्होंने डेबिट किया, इसलिए मैंने यहां क्या करना है, परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करना है 6000 से। अब देखो क्या इक्वल होता है कि नहीं होता, या सस्पेंस आ रहा है, मेरा ख्याल है इसमें सस्पेंस नहीं आता। 8750 प्लस 2250 लीजिए, 11000 से डेबिट और 11000 से ये क्रेडिट हो गया। यहां तक कोई इशू, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पार्ट एक्सचेंज का क्वेश्चन है। पार्ट एक्सचेंज क्या होता है, ट्रेड इन। ट्रेड इन क्या होता है कि जनाब आप पुराना एसेट देके नया खरीद रहे हो। इस क्वेश्चन में था कि नया फर्नीचर जो आप खरीद रहे हो वो 8750 का खरीदा, उसकी कॉस्ट थी, और जो पुराना बेच रहे हो उसकी, जिसको बेच रहे हो उसकी बुक वैल्यू थी 5000, लेकिन वो आपने बेचा कितने में है, वो बेचा 2750 में है। ठीक है, पहली बात तो ये 5000 उसकी वैल्यू थी, बेच रहे हो आप 2750 में, 2250 का लॉस हो रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसको डेबिट करके रिकॉर्ड कर लिया। कम वैल्यू में बेच रहे हो इसलिए लॉस है, अगर ज्यादा वैल्यू में बेचते प्रॉफिट होता उसे क्रेडिट करते। तो भाई लॉस है, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, डेबिट नहीं हुआ, मैंने डेबिट कर दिया। अब नया एसेट आ रहा है बिजनेस में, उसका बैलेंस बढ़ रहा है, जो आ रहा है एसेट उसको डेबिट कर दो, उसकी कॉस्ट प्राइस 8750 से। जो एसेट जा रहा है उसको भी हम कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करते हैं और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, लेकिन जो एसेट जा रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस की बजाय बुक वैल्यू दी हुई है। तो जिन क्वेश्चन में ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू दी हो तो फिर ओल्ड एसेट को बुक वैल्यू पे ही हम क्रेडिट कर देते हैं, और जब बुक वैल्यू पे क्रेडिट करें उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं होती। तो फर्नीचर के अकाउंट को, ओल्ड फर्नीचर के अकाउंट को 5000 से क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं किया, हमने कर दिया। अब उससे गलती क्या हुई, हमने नया एसेट जो 8750 का खरीदा था, 2750 में तो पुराना एसेट दे दिया, 6000 हमने उसको पैसे देने थे, दिए नहीं, पेएबल है, तो पेएबल को तो हमने भी क्रेडिट करना था, और उसने रॉन्ग एंट्री में भी यही काम किया, गलती से परचेज डे बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि उसने एज क्रेडिट परचेजेस इसको रिकॉर्ड किया, और क्रेडिट परचेजेस को हम कैसे रिकॉर्ड किया करते हैं बेटे, परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करते हैं और पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो उन्होंने रॉन्ग एंट्री में परचेजेस को डेबिट किया था, पेएबल को क्रेडिट, तो हमने सिर्फ परचेजेस की रेक्टिफिकेशन की है, क्योंकि पेएबल को तो हमने भी क्रेडिट करना था, इसलिए रेक्टिफिकेशन में पेएबल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। अब उसके बाद फर्दर में हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि उसने प्रीवियस एंट्री में भी फर्नीचर का जिक्र किया था, यहां पे भी फर्नीचर का जिक्र हो रहा है। जब नॉन करंट एसेट के अकाउंट में गलती होती है देन डेफिनेटली डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आता है। अब डेप्रिसिएशन का मैंने इफेक्ट क्या देना है, या डेप्रिसिएशन बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। देखो बेटे, इस रेक्टिफिकेशन की एंट्री में 8750 से एसेट बढ़ रहा है क्योंकि डेबिट है, और 5000 से एसेट क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है इसका नेट इफेक्ट अगर मैं लूं, इनको नेट ऑफ करूं, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में मेरा जो फर्नीचर का अकाउंट है वो अल्टीमेटली 3750 से बढ़ रहा है। इस रेक्टिफिकेशन एंट्री की वजह से हो क्या रहा है, आपका फर्नीचर का अकाउंट पे जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 3750 का है। और वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, देखो फर्नीचर का अकाउंट 8750 से डेबिट है, इसका मतलब बढ़ रहा है, और फर्नीचर का अकाउंट 5000 से क्रेडिट है, इस रेक्टिफाइंग एंट्री में इसका मतलब कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली 8750 माइनस 5000, 3750 से फर्नीचर का अकाउंट बढ़ रहा है। फर्नीचर के अकाउंट में 3750 की अमाउंट एक्स्ट्रा जा रही है,
आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो अब इस अमाउंट को मुझे डेप्रिशिएट भी करना है, जिस तरह रिसीवेबल में मैं आपको बताती हूँ कि बेटे आफ्टर रेक्टिफिकेशन अगर रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा हो तो उसकी प्रोविजन भी बढ़ा दो, रिसीवेबल का बैलेंस कम हो रहा हो उसकी प्रोविजन भी कम कर दो। सेम आपने ऐसे ही करना है। नॉन करंट एसेट्स की रेक्टिफिकेशन के बाद अगर उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, कम हो रहा है तो कम कर दो। तो क्योंकि बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मैंने उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बढ़ाना है, रिकॉर्ड करना है। और वो कैसे होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। और कितने परसेंट उसने कहा था प्रीवियस में? 10%। सो इसका 10% मेरे पास बनेगा 375। तो 375 से डेप्रिसिएशन की भी मैंने करेक्शन कर दी। मैम ये मैम हमने ये 6000 वाली एंट्री दोबारा बता दें। कौन से वाली? मैम टू परचेज 6000 वाली जो हमने क्रेडिट की है मैम। वो कहता है कि परचेज डे बुक में 6000 रिकॉर्ड कर लिए। परचेज डे बुक में बेटे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं ना। जी मैम। तो आपने क्रेडिट परचेजेस के तौर पे उसको कैसे रिकॉर्ड किया होगा? आपने परचेजेस को डेबिट किया होगा, पेएबल को क्रेडिट किया होगा। जी मैम। ठीक है, तो अब उसको रेक्टिफाई, जबकि ये तो परचेजेस की एंट्री ही नहीं थी, तो परचेजेस को कैंसिल करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया लेकिन पेएबल को कुछ नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि हमने भी तो 8750 का नया एसेट खरीदा है, 6000 उसने कहीं नहीं कहा कि आपने पैसे दे दिए। वो अभी हमने पैसे देने 1 जुलाई को जाके, अगले महीने में जाके। इसका मतलब वो 6000 तो हमारे लिए पेएबल था, हमने भी पेएबल को ही क्रेडिट करना था। ओके मैम। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये सेकंड एंट्री भी बता देंगे दोबारा? कौन सी वाली? मैम सेकंड जो हमने किया बिल रिसीव वाली। सेकंड, ठहरो, कौन से वाली थी? देखो तो स्लाइड शो हो रही है। जी मैम। कौन सी वाली? अब पूछें इसमें से कौन सी है? अमाउंट बोलो। मैम ये पेएबल 11000 टू परचेज अकाउंट वाली। 11,000 वाली? वो अब मुझे भी भूल गई, ठहरो। अच्छा, उसमें भी ये गलती थी। उसमें जनाब आपने का रिपेयर का एक्सपेंस था 3000 का और फर्नीचर परचेज किया था 10,000 का। तो फर्नीचर के अकाउंट में जाना चाहिए था, रिपेयर का खर्चा रिपेयर के अकाउंट में जाना चाहिए था। उसमें भी यही गलती हुई, 11,000 की परचेजेस आपने रिकॉर्ड कर ली। और परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है डेबिट क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज को आपने रिकॉर्ड कर लिया, परचेजेस को डेबिट करके पेएबल को क्रेडिट करके। तो अब क्योंकि ये परचेजेस की एंट्री ही नहीं थी तो मैंने रिवर्स करके उस एंट्री को कैंसिल कर दिया। ओके मैम। ठीक है, और पूछिए बेटे। बस मैम यही था। यही था? हाँ जी हामिद बेटे। मैम जब ये एसेट पुराना एसेट हम डिस्पोज ऑफ करेंगे मैम, इसकी जो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन उसको डेबिट नहीं करते, लेकिन आप मैम यहाँ पे न्यू और ओल्ड का डिफरेंस क्यों ले रही हैं मैम? ये पूछना था बस। देखो मैंने 2-3 दफा इस बात पे फोकस किया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ अपनी पॉइंट को। देखो हमने क्लास में बेटे जब भी डिस्कस किया, ये बात डिस्कस किया, ये देखो एंट्री भी आपके सामने दोबारा से शो हो रही है कि हम जब पुराना एसेट बेचते हैं, जब एसेट खरीदते हैं तो डेबिट होता है, एसेट बेचे तो एसेट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। लेकिन किस प्राइस से? मैं हमेशा कहती हूँ उसकी कॉस्ट प्राइस है जो एक्चुअल होती है। शाबाश। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू मीन बुक वैल्यू 5000 उसने बताई हुई है, वो कितने में हमने खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस उसने बताई नहीं है। अदरवाइज हमने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसी एंट्री को सॉल्व किया है, हमेशा जो एसेट बिक रहा होता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस भी बताता है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताता है। While in this question उसने सिर्फ हमें उसकी बुक वैल्यू बताई है। और बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके आती है। जी पता चल गया। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में जो एसेट आप बेच रहे होते हो उसकी कॉस्ट प्राइस ना दी हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दी हो, तो फिर हम ये करते हैं उस एसेट को बुक वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। और जब बुक वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू से जब हमने उसको क्रेडिट किया है वो ऑटोमेटिकली उसमें से डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। जी मैम पता चल गया। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं है बेटे, दोबारा से पूछ सकते हो। क्लियर है? थैंक यू। जी मैम। ओके बेटा। जी हाँ, मैं
मैम मैंने वो जो पूछना था वो परचेज वाला वो आपने सबसे पहले ही आपने बता दिया। चलो ठीक हो गया। फिर अब ये देखो हम ओके अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री का इफेक्ट देते हैं जनाब अपने प्रॉफिट पे। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है 8,750 से, बैलेंस शीट आइटम है बेटे, इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 8,750 को छोड़ देते हैं। ये जो लॉस है जनाब आपके पास 2,250 का डेबिट हो रहा है, तो लॉस डेबिट होने का मीनिंग ये है कि जनाब प्रॉफिट इससे कम हो जाएगा। तो एक तो मैंने 2,250 से प्रॉफिट को कम कर देना है। क्रेडिट साइड पे आते हैं तो फर्नीचर क्रेडिट है 5,000 से, बैलेंस शीट आइटम है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। परचेजेस क्रेडिट है 6,000 से, प्रॉफिट को बढ़ा देंगी तो 2,250 से प्रॉफिट को कम करना है और 6,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना है। उसे नेक्स्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है 375 से डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों एंट्रीज के इफेक्ट जो है वो मैं यहाँ प्रॉफिट पे देती हूँ जनाब। थोड़ा सा मैंने इसका जूम आउट कर दिया है यहाँ से, ये लीजिए। लॉस माइनस होगा 2,250 से, उसके बाद परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, प्रॉफिट को बढ़ाएंगी 6,000 से। आफ्टर देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट को कम करेगा 375 माइनस कर दिया। लीजिए बेटे, आज हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया। कल इंशाल्लाह मैं यहीं से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी। आप कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की, ऑनवर्ड एंट्रीज को देखिएगा जरूर। जहां प्रॉब्लम आएगी वो क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और बड़ी खुशी होती है इंसान को जब वो खुद से ट्राई करे और क्लास में डिस्कशन हो और आपके सारे पॉइंट्स 100% करेक्ट हों। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती ना। और तो बेहतर है कि आप खुद से कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैंने तो क्लास में डिस्कस करना ही है इसको। ये कंप्लीट क्वेश्चन की स्लाइड ले लीजिए, ये मैंने स्लाइड शो करवा दी, पिक ले लीजिए, और कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं भी सेव कर लेती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।